एडुविस्टा क्लासेज में फिर से आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कॉपी कलम निकाल करके बैठ गए होंगे, ठीक है ना। तो बिना टाइम गवाए हम लोग ऑप्टिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 10, ठीक है ना, आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी नया स्टूडेंट हो गए वो क्या करना कि मतलब लेक्चर नंबर 1 से देखना, ठीक है ना। पूरा कंटिन्यूअसली देखोगे ना, सब चीज़ समझ में आएगा। बीच में कोई भी एक लेक्चर उठा लोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे बात को ना। तो क्या करोगे, थोड़ा कंटिन्यूअसली पढ़ो, ठीक है ना। लेक्चर 1 से हर एक लेक्चर को देखते चलो, क्लियर है ना। चलो बिना टाइम गवाए हम लोग लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि लेक्चर नंबर जो 9 है उसमें हम लोग प्रूफ किए थे, 2 फार्मूला प्रूफ किया था ना। एक किए थे एप इक्वल टू आर बाई 2, क्या प्रूफ किए थे, एप इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है ना। दूसरा जो फार्मूला था वो था हम लोग का एफ इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 कॉस थीटा, ठीक था ना। दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हम लोग का जनरल फार्मूला और ये था तुम्हारा कब, ये था तुम्हारा पैरेक्सियल रे के लिए, और ये जो फार्मूला था तुम्हारा पैरेक्सियल और मार्जिनल दोनों रे के लिए वैलिड था, ठीक है ना। तो होता क्या है ना कि इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, मिरर फार्मूला, ठीक है ना। लेकिन मिरर फार्मूला के पास पहुंचने से पहले उसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के अगर आगे बढ़ेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा रे ऑप्टिक्स में ये मतलब एजम्पशन के जैसा, हर एक फार्मूला जब भी इक्वेशन कोई डिराइव करेंगे ना वहाँ पे ये आता है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा पहले निपटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग अच्छे समझ जाएंगे ना तो फिर कहीं पे भी थोड़ा सा भी डेरिवेशन में, चाहे मिरर फार्मूला रहे चाहे ये वाला रहे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा 1-2 कॉन्सेप्ट कल भी बताए थे, लेकिन आज सोचे कि थोड़ा अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद मिरर फार्मूला पे आएंगे, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना उसको कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 करके हम 3 कॉन्सेप्ट बनाए हैं, उसको अच्छे समझना। देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का, ठीक है ना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है कि इफ थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, मतलब क्या है ना कि तुम्हारा एंगल बहुत छोटा रहेगा। क्या रहेगा, अगर तुम्हारा एंगल बहुत छोटा रहेगा तो जो तुम्हारा साइन थीटा रहेगा ना वो थीटा के तरफ टेंड कर जाएगा, मतलब कि साइन थीटा और थीटा लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा है टैन थीटा, वो जो होगा तुम्हारा वो भी थीटा के बराबर हो जाएगा। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे मान ले, तो देखो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो कैसे हो रहा है। जैसे अगर हम तुम लोग से ये पूछें कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताओ, पूछेंगे तुम लोग कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना, तो बोलोगे 1। बोलेंगे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ तो बोलोगे √3/2, ठीक है ना। अगर तुमसे हम पूछेंगे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताओ तो बोलोगे 1/√2, ठीक है ना। अगर साइन 30 डिग्री तुम लोग से हम पूछें, इतना मतलब सब लोग जानते हो इसीलिए मतलब 90, 60 ये सब ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर साइन 30 पूछेंगे तो इसका वैल्यू क्या बोलोगे, 1/2। अगर हम तुमसे पूछें कि साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा तब बोलोगे कि 0, ठीक है ना। देखो एक बात नोटिस कर रहे होगे तुम लोग कि जैसे जैसे तुम्हारा थीटा डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, थीटा डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे देखो इसका वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज करते करते देखो यहाँ पे तुम्हारा ये जो 0 डिग्री है, जब तुम्हारा साइन 0 डिग्री के पास हुआ तो इसका वैल्यू भी 0 हो गया। मतलब क्या कि अगर 0 की जगह पे हम अगर थीटा लिख दें तो ये तुम्हारा जो साइन थीटा है ये लगभग थीटा के बराबर हो गया, समझे बात को। इसका मतलब क्या है ना कि ऐसा होता है, तुम लोग के पास कैलकुलेटर वगैरह होगा ना, उसमें लिखना कि साइन 0 का वैल्यू, साइन 0.0012 का वैल्यू, तो जो वैल्यू तुम छोटा छोटा वैल्यू लिखोगे ना वही वैल्यू तुम्हारा आंसर में आएगा, समझ रहे बात को ना। तो तुम लोग को बस बताना ही चाह रहे हैं हम कि अगर यही वाला ठीक काम टैन के साथ होता है, ठीक है ना। चूंकि आज हम लोग को मिरर फार्मूला के पास पहुंचना है तो ये सब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम, ठीक है ना। मतलब बस थोड़ा सा छोटा वो आइडिया मिल गया तुमको, और बाकी सब कैलकुलेटर से करके देख लेना। इसी प्रकार टैन 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट 60√3 ऐसे करके भरोगे, टैन 0 हो जाता है। मतलब क्या, यहाँ भी तुम्हारा जब थीटा बहुत बहुत छोटा रहा ना, 0 के आसपास का थीटा, ठीक है ना, जब वो रहेगा ना तो साइन थीटा तुम्हारा थीटा के बराबर हो जाएगा और टैन थीटा तुम्हारा थीटा के बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है ना। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का
ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट समझना। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बोला गया है ना कि रे इज पैरेक्सियल, मतलब क्या कि जब तुम्हारा रे क्या रहे पैरेक्सियल, बताते हैं ना पैरेक्सियल रे क्या होता है। जैसे ये कोई मिरर है और ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज जो लाइन होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पैरेक्सियल रे। तो बोला ही गया है ना कि अगर तुम्हारा रे क्या हो पैरेक्सियल हो, समझना बात को, अगर तुम्हारा रे क्या हो पैरेक्सियल हो। जैसे ये देखो ये रे मतलब इतना ऊपर हम बनाए हैं बस दिखने के लिए कि तुम लोग को फिगर दिखे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा रे कैसा है पैरेक्सियल है। तो ये जब तुम्हारा जाएगा ना तो यहाँ पे मिरर पे जहाँ पे इंसिडेंस करेगा, ठीक है ना, वहाँ से जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो ये पॉइंट देख रहे हो ना के पॉइंट है, ये जो तुम्हारा के पॉइंट है वो पी पॉइंट के इतना क्लोज होगा, इतना क्लोज होगा, इतना क्लोज होगा कि हम बोल देंगे ना कि तुम्हारा जो के पॉइंट है, जो तुम्हारा के पॉइंट है वो पी के साथ कोइंसाइड कर गया। समझ रहे बात को, मतलब कि दोनों एक ही जगह पे आ गया, पी के जगह पे क्या आ गया, समझ रहे बात को ना। ये वाला पॉइंट यहाँ ना होकर के यहाँ हो जाएगा। इसको फील भी कर सकते हो, देखो समझना बात को कैसे करोगे। जैसे ये समझो ये तुम्हारा कोई मान लो कोई मिरर है, ठीक है ना, देखो ना समझना बात को, यहाँ से हम एक लाइन यहाँ पे ऊपर इंसिडेंस कर पाए, बहुत ऊपर है ना, तो यहाँ से जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो देखो इतना बड़ा लेंथ बना, ये वाला पूरा लेंथ बन गया ना। अब देखो समझना इसी लाइन को हम नीचे लेकर के आए यहाँ पे, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देखो पहले इतना बड़ा लेंथ था इतना, अब देखो घट करके इतना हो गया, समझ रहे हो ना। और नीचे जाओ तो और लेंथ तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। पैरेक्सियल रे बोलने का मतलब क्या कि ये लाइन के जस्ट ऊपर का लाइन, तो ये जब तुम्हारा यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पे इंसिडेंस करेगा तो दोनों कोइंसाइड नहीं कर जाएगा, आराम से कर जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हो ना, ऊपर जब हम ऊपर इंसिडेंस करवाएं तो इतना डिस्टेंस, यहाँ पे आ गया तो इतना डिस्टेंस, यहाँ पे आ गया तो बस इतना डिस्टेंस, वही जब इसके जस्ट ऊपर आएगा तो वो इतना डिस्टेंस, समझ रहे हो ना। तो बस तुम लोग को हम यही बताना चाह रहे हैं कि रे इज पैरेक्सियल, मतलब पैरेक्सियल रे रहा, या फिर इसी को एक वर्ड में और बोल सकते हैं, और एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, समझ रहे हो। या तो तुम ये बोल दो कि तुम्हारा रे पैरेक्सियल हो, या फिर ये बोल दो ना कि मिरर का एपर्चर बहुत छोटा है, एपर्चर बोलते हैं ये वाला को, ठीक है ना। ये तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है, तो यहाँ से बताए थे ना एपर्चर के कॉन्सेप्ट में, ये वाला जो तुम्हारा पार्ट होता है इसी को एपर्चर बोलते हैं। तो अगर ये एपर्चर तुम्हारा बहुत छोटा रहेगा, ठीक है ना, बहुत छोटा रहेगा तो यहाँ से जाएगा वहीं पे गिर जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, क्लियर है। तो अगर तुम्हारा चाहे तो पैरेक्सियल रे रहे, या फिर एपर्चर ऑफ मिरर इज बहुत स्मॉल, यानी बहुत छोटा रहे एपर्चर का, मिरर का एपर्चर, तब भी क्या हो जाएगा तुम्हारा जो के पॉइंट है ना वो पी के साथ क्या कर जाएगा कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब क्या कि के पॉइंट तुम्हारा पी के इतना क्लोज चला जाएगा, इतना क्लोज चला जाएगा कि हम बोलेंगे ना कि के पॉइंट तुम्हारा पी पॉइंट पर ही है, क्लियर है ना। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या बोले हम कि इफ एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, मतलब क्या है कि जो तुम्हारा मिरर है ना उसका एपर्चर बहुत छोटा रहेगा, समझ रहे बात को, जो मिरर है उसका एपर्चर क्या रहेगा बहुत छोटा रहेगा। तो जब तुम्हारा मिरर का एपर्चर बहुत छोटा रहेगा ना, समझना यहाँ पे इसको देखो, एक रे गया यहाँ से ऊपर, यहाँ से गया ना ये वाला ए पॉइंट पे जाके इंसिडेंस करवाया, तो वो ये वाला रे है। अब देखो इसके साथ हम पूछेंगे कि एंगल कितना बड़ा, तो देख रहे हो क्लियरली दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा एंगल है, ये वाला नहीं है, ये वाला जो तुम्हारा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया ना पूरा, तो ये बड़ा एंगल दिख रहा होगा। जब बी पॉइंट पे करोगे तो ये एंगल दिख रहा होगा तुमको, ठीक है ना, ए पॉइंट के लिए इतना बड़ा एंगल, बी पॉइंट के लिए इतना बड़ा, अगर सी पॉइंट के लिए देखोगे तो इतना बड़ा एंगल होगा, क्लियर है ना। सी पॉइंट के लिए इतना बड़ा एंगल होगा ना, अगर ई पॉइंट के लिए देखोगे तो इतना बड़ा एंगल होगा, क्लियर है ना। हो क्या रहा है कि जैसे ही तुम ए से देखो, अगर ए पॉइंट तक लोगे तो एपर्चर इतना बड़ा, ए तक का इतना बड़ा, बी तक लोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, सी तक लोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, ई तक लोगे तो इतना बड़ा। मतलब क्या है ना कि जैसे तुम ए से अगर पी के तरफ बढ़ रहे हो तो तुम्हारा एपर्चर डिक्रीज कर रहा है, एपर्चर क्या कर रहा है तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे तुम्हारा एपर्चर डिक्रीज कर रहा है, तो एक बात तो नोटिस कर रहे होगे, देखो ए का जो एंगल है सबसे बड़ा, बी का जो एंगल है ए से कम है, सी का जो एंगल है बी से कम है, ई का जो एंगल है सी से कम है। मतलब तुम्हारा एंगल क्या करते आ रहा है डिक्रीज करते जा रहा है। तो ये बात सोचो, अगर एपर्चर हम बहुत छोटा लें,
अपर्चर बहुत छोटा लेने का मतलब बहुत इतना को मिरर ले, समझ रहे हो ना, बहुत छोटा मिरर ले, बस इतना से इतना लेंथ का। तो ये वाला रे ऑफ लाइट तुम्हारा यहाँ पे इंसिडेंस करेगा, और जैसे ही ये इंसिडेंस करेगा तो ये जो तुम्हारा थीटा है बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा थीटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तब हम फिर से क्या बोल देंगे कि जैसे ही तुम्हारा अगर थीटा क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, तब फिर से हम क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारा साइन थीटा है ना, जो साइन थीटा है वो तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। जो तुम्हारा टैन थीटा है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। ये कब हो रहा है, देखो इसमें पैरेक्सियल रहता, पैरेलल आ रहा था, लेकिन इसमें पैरेलल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये तुम्हारा जैसे ये कोई मिरर है, यहाँ पे P पॉइंट है, अगर कोई रे ऑफ लाइट गया और यहाँ पे P पॉइंट है ना, तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे जाके ऐसे इंसिडेंस करवाया, तो ये एंगल तुम्हारा बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। और ये छोटा, जब एंगल छोटा हो गया तो फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट नंबर 1 से आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर और टैन थीटा भी थीटा के बराबर। क्लियर है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझने वाला है, देखो अगर ये तुम्हारा ए पॉइंट से, कहाँ से, अगर ये ए पॉइंट से तुम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देखो ये तुम्हारा ये जो के पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, तो के और पी में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, क्लियर है ना। अगर तुम बी पॉइंट से यहाँ पे इंसिडेंस करवाओगे तो बी और पी के बीच में भी कुछ मतलब डिस्टेंस है, सी और इसमें आओगे तब पर भी कुछ डिस्टेंस बनेगा। लेकिन बताओ अगर ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ ना टकरा करके पी पॉइंट के जस्ट ऊपर टकराए, ठीक है ना, और यहाँ से जब इंसिडेंस करवाओगे तो लगभग के और पी कोइंसाइड नहीं कर जाएगा, आराम से कर जाएगा। तो ही दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोला गया है कि इन दिस केस के एंड पी विल बी कोइंसाइड, मतलब क्या है कि के और पी दोनों क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक ही जगह पे आ जाएगा। देखो जब तुम ये वाला कॉन्सेप्ट जान जाओगे ना तो मिरर फॉर्मूला में कहीं भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, तुम लोग को मिरर फॉर्मूला में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको अच्छे से छापो तो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो अच्छे से कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि अब आएंगे अपने मिरर फार्मूला पे, ठीक है ना। और आज क्या करेंगे, देखो मिरर फार्मूला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आया है 1-2 बार, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझना, और इससे जो इक्वेशन निकल के आएगा, जो फार्मूला निकल के आएगा वो तो मतलब हर जगह पे यूज होगा, क्लियर है ना। तो आते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। तो देखो मिरर फार्मूला को हम लोग कॉनकेव मिरर से भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है उससे भी उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो बारी बारी से दोनों से करके देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है तुम्हारा मिरर फार्मूला बाय कॉनकेव मिरर, यानी इस बार हम क्या कर रहे हैं ना कि जो तुम्हारा मिरर फार्मूला है उसको हम कॉनकेव मिरर से क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखना समझना बात को। कहीं भी मिरर फार्मूला जो है तुम्हारा उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या किए हैं कि एक तुम्हारा कॉनकेव मिरर लिया है, क्या लिए हैं, एक कॉनकेव मिरर है। ये कैसा मिरर है तुम्हारा, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो कहीं भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बनाने के लिए कम से कम 2 रे का तो जरूरत पड़ेगा ना। तो देखो है क्या, यहाँ पे हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रखे हैं हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखो ओ से ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या रखे हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हैं, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से हो करके जाता हुआ एक रे गया है, ठीक है ना। और वो वाला रे जा करके मिरर पे स्ट्राइक किया है, और स्ट्राइक होने के बाद वहां से फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा ना, रिफ्लेक्ट होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। तो ये रे गया तो किधर रिफ्लेक्ट होगा, ऊपर या नीचे। तो उसके लिए हम क्या किए ना, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग जानते हैं कि जो रे जाता है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो मिरर पे नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक रे भेजे, यहाँ पे स्ट्राइक किया और वापस यहाँ पे आ गया, तो ये नॉर्मल है तुम्हारा, ये इंसिडेंस रे है। तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए, कोई दिक्कत। और ये तुम्हारा देखो ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, तुम्हारा बराबर होगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, क्लियर है ना। तो एक रे तो ये गया ब्लैक वाला, दूसरा रे क्या करते हैं ना कि हम यहाँ से सेंड करते हैं, देखो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसी के अलोंग इसको भेजते हैं हम, दूसरा रे को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गया,
ठीक है ना। तो एक रे ऐसे जाकर के यहाँ पे गया और दूसरा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से गया वो यहाँ पे ऐसे क्रॉस किया और ये वाला यहाँ पे आया, दोनों क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है ना। तो देख रहे हो ना, इस ऑब्जेक्ट से दो रे जा रहा है, एक रे ऐसे आया स्ट्राइक किया यहाँ पे आया, दूसरा रे ऐसे गया और दोनों रे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन जाएगा। क्लियर है ना। ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलो कुछ कुछ टर्म लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले देखना यहाँ पे हम जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये मिरर फॉर्मूला रिलेटेड, उसको लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो हम जो ऑब्जेक्ट का यूज किए हैं, कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं वो कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बी यूज पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट का यूज किए हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का यूज किए हैं ना। ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखते चलते हैं। बी यूज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट देखना, समझना बात को, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा पी है, तो जितना भी डिस्टेंस होता है, समझना बात को, जितना भी तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, साइन कन्वेंशन याद है ना। साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट क्या था कि जो भी डिस्टेंस होगा उसको पोल से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। दूसरा पॉइंट क्या था, ठीक है ना, कि जो तुम्हारा इंसिडेंस रे है उसके डायरेक्शन में अगर तुम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, समझना बात को, जो तुम्हारा इंसिडेंस रे है उसके डायरेक्शन में अगर तुम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसको क्या लोगे, पॉजिटिव। उसको क्या लोगे, पॉजिटिव। और जो तुम्हारा इंसिडेंस रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस लोगे तब क्या लोगे तुम, निगेटिव लोगे। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे समझना, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ये है तुम्हारा पोल, तो जो भी डिस्टेंस होगा पोल से मेजर करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट और ये पोल, तो ये वाला तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ओ से लेकर के पी तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो तुम्हारा ओपी है, ओ से लेकर के पी तक, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ओ से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करेंगे। किस चीज से करते हैं, यू से। उस दिन भी बताए थे। यहां से देखना, ये तुम्हारा इमेज है और इमेज से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, इसको डिनोट करेंगे हम लोग भी से। समझ रहे हो। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा आई से पी तक का, उसको हम लोग किस चीज से करेंगे, भी से। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ से लेकर के पी तक का जो होगा वो होगा तुम्हारा यू। ठीक है ना। सी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से समझना, सी से जो तुम्हारा पी तक का जो डिस्टेंस होगा यहां तक का, वो है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको डिनोट करेंगे आर से। समझ रहे हो ना। तो यहां से यहां तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, तो इसको भी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक का डिस्टेंस उसको आर से। ऑब्जेक्ट से पी तक का जो डिस्टेंस होगा उसको यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हम पहले इसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है ना। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं और जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे यूज कर देंगे। समझ रहे बात को ना। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, किसका बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, तो देखो, तो ओ से पी तक के डिस्टेंस यही ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये हो गया तुम्हारा ओपी। क्या हो गया, ओ पी। और इसका वैल्यू पूछेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तब बोलोगे माइनस यू, बोलोगे है ना। देखो ये है तुम्हारा पोल, इंसिडेंस रे तो ऐसे आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस हम लोग इधर से उस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना। इंसिडेंस रे तुम्हारा ऐसे आ रहा है और डिस्टेंस हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओपी का वैल्यू, इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस निगेटिव, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस यू। क्लियर है बात। दूसरा बात समझो, अगर पीसी का बात करोगे, छोड़ दो उसको, पहले इमेज डिस्टेंस देखो, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज डिस्टेंस का बात करोगे तो वो है तुम्हारा आईपी। क्या है, आईपी।
और इसका जब बात करोगे कि आईपी क्या है, तो देखो ये तुम्हारा पोल, इंसिडेंस रे उधर, मेजर कर रहे हो इधर, क्या लिखोगे -v। क्लियर है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करोगे, दिख रहा है ना ये नीचे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तुम्हारा क्या, CP, क्या है CP, और इसका बात करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -r। अरे बोलो, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -r। और देखो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन लगा दिए हैं, यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे ना कि इसका उठा करके मतलब जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वो PIP CP दिखा वहां पे रख देंगे उसको। क्लियर है। अब समझना बात को, ये जो तुम्हारा रे है, यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं हम, उसको भी समझना। यहाँ पे एजम्पशन ये है, एजम्पशन, ठीक है ना, एजम्पशन ही है कि यहाँ पे जो तुम्हारा एपर्चर है मिरर का वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो एजम्पशन ही है कि ऐसे भी देखो जितना भी तुम्हारा मिरर फॉर्मूला वगैरह जो हम लोग के लेवल में पढ़ना है, ठीक है ना, वो स्मॉल एपर्चर के लिए ही पढ़ना है, छोटा छोटा एपर्चर के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एजम्पशन क्या रहेगा कि एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। क्या है तुम्हारा कि जो तुम्हारा मिरर है ना उसका एपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। ये सब एजम्पशन है पहले का, ठीक है ना, फिर उसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। मिरर का जो एपर्चर है वो क्या है तुम्हारा, बहुत छोटा है। क्लियर है। अब समझना बात को, यहां से एक इंसिडेंस रे को हम भेजे थे, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आया, तो एंगल इंसिडेंस को हम वो लोग क्या माने, थीटा माने, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखो ये जो तुम्हारा ये वाला एंगल है ना, इसको हम अल्फा मानते हैं। क्या मान लिए, अल्फा। ये वाला जो एंगल है इसको हम अल्फा मान लिए। कौन वाला, ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ऑब्जेक्ट से जो रे पास कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। जो तुम्हारा इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम बीटा मानते हैं। क्या मान लेते हैं, बीटा। क्या मान लिए, बीटा। और जो तुम्हारा ये है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास किया है उसका जो एंगल है ना उसको हम लोग मान लेते हैं गामा। उसको क्या मान लिए, गामा। तो ये हो गया अल्फा, बीटा और ये गामा। क्लियर है इतना बात। अगर हम तुमसे ये पूछे, जैसे ही ये वाला एजम्पशन हम लिए कि एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, याद है ना कॉन्सेप्ट नंबर 3 जाकर के देखो, वीडियो जो स्टार्टिंग में हम जो कॉन्सेप्ट बताए उसमें कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझो, उसमें हम बताए हैं कि अगर ये तुम्हारा मिरर का एपर्चर बहुत छोटा रहा तो यहाँ पे जो एंगल बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे रहेगा नहीं, ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे रहेगा, समझ रहे हो ना, पी पॉइंट के जस्ट ऊपर रहेगा ना, तो पी पॉइंट के जस्ट ऊपर अगर रहेगा तो ये अल्फा, गामा और बीटा बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो जैसे ही ये एजम्पशन रहा है कि अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, तब हम लोग बोलेंगे कि अल्फा, बीटा एंड गामा ये क्या होगा तुम्हारा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। यानी अल्फा, बीटा और गामा तुम्हारा बहुत छोटा एंगल होगा। क्लियर है ना, वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा एंगल होगा, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। जो तुम्हारा अल्फा, बीटा और गामा एंगल होगा वो बहुत 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 छोटा एंगल होगा। क्लियर है। अब समझना इससे हम लोग को फायदा क्या हुआ, ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 था उसमें हम ये भी बताए थे कि ये एंगल तो बहुत छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा एपर्चर बहुत छोटा है, तो ये पॉइंट यहाँ ना रह करके यहाँ पे होगा, कहीं पे इसके जस्ट ऊपर होगा, ठीक है ना। इस सुविधा के लिए इसको हम मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है उसको एम मान लेते हैं। क्या मान लिए, एम मान लिए। क्लियर है। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और जहां पे गिरेगा उसको हम मान लेते हैं के पॉइंट। क्या मान लिए, के। जो तुम्हारा पॉइंट यहां पे आएगा उसको क्या मान लिए हम, के मान लिए। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम ये भी बात तो बताए थे ना कि अगर ये तुम्हारा एपर्चर बहुत छोटा रहे तो अल्फा, गामा, बीटा, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो तो छोटा होगा, साथ में यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तुम्हारा के और पी पॉइंट दोनों क्या कर जाएगा, लगभग कोइंसाइड कर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 से हम लोग को यह भी पता चलेगा कि इफ
इफ एम के जो होगा अगर वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, ओपी बोल दे, ये वाला पूरा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, चलो ओपी बोल देते हैं, ठीक है ना। जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे क्या होगा तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन बहुत क्लोज होगा ना, तो हम बोलेंगे कि के कोइंसाइड विथ पी। समझ रहे हो ना, मतलब के जो तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा चूंकि ये क्या है तुम्हारा एंगल बहुत छोटा है ना, तो एंगल बहुत छोटा हो गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ ना रह करके यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। यहाँ से जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो के यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, और के और पी दोनों क्या कर जाएगा तुम्हारा, कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है ना। के कोइंसाइड विथ पी, तो जहाँ पे तुम्हारा के रहेगा वो तुम्हारा पी के साथ क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। क्लियर है ना बात, ये जितना भी एजम्पशन हम ले रहे हैं आगे यूज होगा। क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग अपना डेरिवेशन के पास। कहाँ पे चलते हैं, अपना डेरिवेशन के पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझो ये वाला ट्रायंगल में आओ, अल्फा ये एंगल बन रहा है तो अल्फा वाला एंगल ले लो, ओ एम के में या फिर एम के ओ में आओ। इन ट्रायंगल किसमें, ओ एम के, याद करो ओ एम के, इसमें ओ एम के, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ओ एम के में जो तुम्हारा ये वाला जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, जैसे ही ये 90 डिग्री तो ट्रायंगल ओ एम के एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। ओ एम के क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है उसको तो हम लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ये अल्फा है तुम्हारा, ठीक है ना, एम के ये वाला लेंथ हो गया और ये वाला डिस्टेंस। देखो तो हम लोग को कौन सा डिस्टेंस पता है, ओपी डिस्टेंस पता है। देखो ओपी का वैल्यू क्या है तुम्हारा, माइनस यू, और हम जानते हैं कि ये जो तुम्हारा पी है उसको के भी लिख सकते हैं, कोइंसाइड कर गया ना दोनों, तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि अगर हमको ओपी पता है तो ओके भी पता है, ठीक है ना। तो हम यहां से लिखेंगे tan अल्फा, ये वाला tan अल्फा का जो वैल्यू लिखेंगे एम के अपॉन क्या लिखेंगे, ओके, क्या लिखेंगे, एम के अपॉन ओके। अरे बोलो, एम के अपॉन ओके, यहां से यहां तक का लेंथ। क्लियर है ना। अब देखो तो ये जो तुम्हारा ओके है उसके जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि एम के अपॉन ओपी। कोई कुछ बोल देगा, नहीं ना बोलेगा। तो यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan अल्फा का जो तुम्हारा वैल्यू है ये एम के जगह पे एम के छोड़ देते हैं। और देखो चूंकि साइन कन्वेंशन हम शुरू में ही लगा दिए हैं, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन हम शुरू में ही लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो अब आगे जाकर के कहीं भी साइन कन्वेंशन लगाने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा एम के और ये हो गया तुम्हारा ओपी। ओपी कितना लेंथ, तो ओपी तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। देखो ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैल्यू माइनस यू साइन कन्वेंशन के साथ, ये लिख दिया माइनस यू, और इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 1। ये इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारा 1 हो गया। इसी प्रकार इन ट्रायंगल, इसमें आ जाओ, गामा वाला में आ जाओ, एम के सी में, इन ट्रायंगल एम के सी में, ठीक है ना, ट्रायंगल एम के सी, ये वाला एम के सी, ठीक है ना। तो यहां भी अगर तुम tan गामा लिखोगे, tan गामा अगर लिखोगे तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है tan का वैल्यू। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया तुम्हारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना, एम के, ठीक है ना। और पूछेंगे कि बेस कितना है, तो बेस बोलोगे क्या, सिक्के। बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा सिक्के। लेकिन हमको पता है कि के पॉइंट पी पर ही है, के पॉइंट पी पर ही है, तो सिक्के की जगह सीपी लिख दें, एम के अपॉन सीपी लिख देते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है ना। तो एम के अपॉन क्या हो गया तुम्हारा सीपी हो गया ना। और जैसे ही एम के अपॉन सीपी लिख दिए तो हम लोग अगला स्टेप में ये लिख देंगे कि tan गामा का जो वैल्यू होगा तुम्हारा वो हो जाएगा एम के अपॉन सीपी का वैल्यू कितना, सीपी का वैल्यू तो देख लो सीपी 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 सीपी, ये है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इसका वैल्यू -r होता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होता है तुम्हारा -r होता है, और इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अरे क्लियर है बात। ये क्या होगा तुम्हारा एम के अपॉन -r, इसके नीचे दिखता है एम के अपॉन -r दिख रहा है ना। चलो ठीक है ना। तो एक बार यहां से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है।
एम के अपॉन माइनस आर, ये हो गया तुम्हारा एम के अपॉन माइनस यू, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तुम लोग। चलो अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, ये वाला में बीटा लिखना चाह रहे हैं क्योंकि अल्फा गामा और बीटा में ही रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। तो अब हम आएंगे ट्रायंगल एम पी आई में। ठीक है ना, इन ट्रायंगल एम पी आई, जब ट्रायंगल एम पी आई में आएंगे तो ये तुम्हारा बीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है तुम्हारा बेस है। तो अगर हम लोग tan बीटा लिखेंगे, tan बीटा का वैल्यू लिखेंगे तो tan बीटा हो जाएगा तुम्हारा एम के अपॉन आई के, क्या एम के अपॉन क्या आई के। तो बताओ आगे हम प्रूफ किए है ना कि जो तुम्हारा k है वो p के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? जो तुम्हारा k है वो p के साथ क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो जहां पे k होगा वहां पे p लिख देंगे। ठीक है ना, तो k की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं? p लिख दे रहे हैं। फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हो गया कि जो तुम्हारा tan बीटा है ना उसका वैल्यू m के आ गया और ip के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो ip के जगह पे देख लो ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है और साइन कन्वेंशन लेंगे तो ये लिख देंगे हम -b। क्लियर है ना? ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये तुम्हारा 3 इक्वेशन निकल के आया। अल्फा निकाल लिए हम लोग, गामा निकाल लिए और बीटा निकाल लिए। और देखो एक बात और पता है हम लोग को कि अल्फा बीटा और गामा बहुत 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 छोटा एंगल है ना, और जब तुम्हारा एंगल का वैल्यू बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, एंगल क्या होता है तुम्हारा बहुत छोटा होता है, तो tan अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं और tan गामा को गामा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि चूंकि जो तुम्हारा अल्फा है, बीटा है और गामा है ये तुम्हारा वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा है ना। ये जो तुम्हारा अल्फा बीटा और गामा क्या है? बहुत 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 छोटा है। तो याद रखना कि जो तुम्हारा tan अल्फा रहेगा उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? अल्फा लिख देंगे बस। ठीक है ना, तो देखो ये इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं तो चूंकि अल्फा बहुत छोटा एंगल है ना तो tan अल्फा को क्या लिखेंगे हम? अल्फा लिखेंगे। दिख रहा है ना? नहीं, चलो रहने दो, उसको मत हिलाओ। अल्फा अब ठीक है ना, तो देखो जो तुम्हारा tan अल्फा है उसके जगह पे हम क्या लिख दिए? अल्फा, और अल्फा के वैल्यू क्या हो जाएगा? एम के अपॉन माइनस यू, एम के अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस यू। क्लियर है ना? इसी प्रकार जो तुम्हारा बीटा है, देखो यहाँ पे tan बीटा लिखे थे ना, पहले गामा था, चलो कोई बात नहीं, बीटा। ये जो तुम्हारा tan बीटा है वो है तुम्हारा एम के अपॉन माइनस बी। तो tan बीटा की जगह, चूंकि अल्फा बीटा देख रहे हो ना बहुत 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 छोटा है, तो tan बीटा की जगह भी बीटा लिख देंगे। तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा एम के अपॉन माइनस बी। तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा एम के अपॉन माइनस बी। दिख रहा है ना? नहीं, चलो जो तुम्हारा tan बीटा है उस बीटा का वैल्यू हो जाएगा एम के अपॉन माइनस बी। अब ठीक है ना, एंड जो तुम्हारा बच गया कौन? tan अल्फा हो गया, बीटा हो गया और एक गामा हो गया। तो tan गामा भी गामा लिख सकते हैं क्योंकि गामा बहुत छोटा एंगल है। तो गामा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना? एम के अपॉन माइनस आर, एम के अपॉन माइनस आर। ठीक है ना, तो हम लोग को पता चल गया कि जो हम लोग का इक्वेशन 1 था वो गया एम के अपॉन माइनस यू, ये हो गया एम के अपॉन माइनस बी और ये हो गया तुम्हारा एम के अपॉन माइनस आर। अब देखो हम लोग का जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मतलब प्लस u 1/u। ये होता है हम लोग का मिरर फॉर्मूला। और देखो हम लोग पिछले क्लास में निकाले हैं f इक्वल टू r/2 होता है ना। तो देखो r आ गया, अगर हम लोग की इक्वेशन में अगर r आ गया तो f तो आराम से 2f करके ले आएंगे, समझ रहे हो ना? अगर r आ गया तो आराम से 2f करके ले आएंगे ना उसको। ठीक है ना, और देखो v और u भी आ गया इक्वेशन में, v आ गया, u आ गया और r आ गया, r आ गया तो f भी आ गया, मतलब u भी f सब आ गया। ठीक है ना, अब हम लोग को बस इतना चाहिए ना कि किसी तरह हम अल्फा बीटा और गामा को रिलेट कर दें। समझ रहे बात को? अब हम लोग क्या चाहेंगे? बस इतना चाहेंगे कि अल्फा बीटा और गामा अगर रिलेट हो गया किसी तरह,
यानी तीनों अगर एक इक्वेशन में आ गया तब फिर वहां से हम एलिमिनेट करके u, v और f में रिलेशन ला सकते हैं। अगर r में भी रिलेशन आ गया तो इस फॉर्मूला से हम f में रिलेशन ले आएंगे। समझ रहे हो ना? तो अब हम लोग का मेन मकसद क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा को रिलेट करना। क्लियर है ना? तो चलो अब अल्फा बीटा और गामा को रिलेट करके देखते हैं कैसे रिलेट होगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग के काम का चीज बस यही है। ठीक है ना? अब देखो अल्फा बीटा गामा कैसे रिलेट होगा, तो हम लोग ट्रायंगल देखते हैं कि कहीं कुछ रिलेशन बन रहा है। तो देख लो यहाँ पे, ये है तुम्हारा अल्फा, ये है गामा, ये है थीटा। तो देखो, तो अगर ये ट्रायंगल में आओगे OMC में, इन ट्रायंगल OMC, अगर तुम ट्रायंगल OMC में आओगे तो देखो, तो ये तुम्हारा अल्फा है, कुछ इस ढंग का बन रहा है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है ऐसे, है ना? ये वाला एंगल है अल्फा, ये है तुम्हारा थीटा और ये वाला एंगल है गामा। कुछ याद आया 9th का क्लास? ये तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल हो गया ना, और एक्सटर्नल एंगल जो तुम्हारा अंदर का दूर का जो एंगल होता है उसके योग के इक्वल होता है। ठीक है ना? तो गामा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा। अरे लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो आराम से लिख सकते हैं, ये सब तो मतलब फॉर्मूला। उसी प्रकार देखना, समझना बात को, ये अल्फा है, ये थीटा है। तो देखो, अगर ये ट्रायंगल में जाओगे OMC में, तो ये जो तुम्हारा गामा है एक्सटर्नल एंगल के जैसा बिहेव करेगा, और जब ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू गामा लिख देंगे। क्लियर है? तो यहां से हम लोग लिख लिए OMC में कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या, गामा। अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, गामा। ठीक है ना? तो यहां से अगर हम थीटा का वैल्यू निकाल ले तो ये हो जाएगा तुम्हारा गामा माइनस अल्फा। ठीक है ना? और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4। अरे बोलो, ठीक है ना? उसी प्रकार देखो, ये तुम्हारा एंगल बीटा है, ये गामा है और ये थीटा है। तो देखो, तो यहाँ भी ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो फिर से हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल किस में, CMI में, MIC लिखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है, MIC। ठीक है ना? MIC, इन ट्रायंगल MIC। जब ये ट्रायंगल MIC में आओगे तो देखो, ये जो तुम्हारा बीटा है वो गामा प्लस थीटा है, ये जो तुम्हारा बीटा है वो है तुम्हारा गामा प्लस थीटा। क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ थीटा क्यों वैल्यू निकालिए? तो यही हम जान रहे थे कि जो तुम्हारा थीटा है ना दोनों में आएगा, और दोनों में आएगा तो थीटा को इक्वेट कर देंगे। फिर यहाँ से जब तुम थीटा का वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा गामा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 5। अरे बोलो, थीटा का वैल्यू निकालोगे, यहाँ से थीटा निकाले तो गामा माइनस अल्फा, यहाँ थीटा निकालोगे तो बीटा माइनस गामा, सॉरी बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, गामा। क्लियर है ना? तो ये हो गया तुम्हारा बीटा माइनस बैक। ये हो गया तुम्हारा बीटा माइनस गामा। अब देखो, थीटा का वैल्यू गामा माइनस अल्फा, और यहां बोल रहा है कि नहीं, थीटा का वैल्यू है बीटा माइनस गामा। तो इक्वेशन 4 और 5 से, 4 एंड 5 से, अगर इक्वेशन 4 एंड 5 से करोगे तो थीटा का वैल्यू इतना, थीटा का वैल्यू इतना, तो मतलब क्या कि ये वाला जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये वाला जो वैल्यू थीटा के बराबर है, ये भी वैल्यू थीटा के बराबर, तो गामा माइनस अल्फा जो है बीटा माइनस गामा के बराबर हो जाएगा। तो गामा माइनस अल्फा जो है ये तुम्हारा बीटा माइनस गामा की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब यहाँ से तुम इसको एलिमिनेट करोगे तो अल्फा को उधर भेजो, गामा को इधर ले आओ। ठीक है ना? तो 2 गामा क्या हो जाएगा तुम्हारा, गामा को इधर लेकर के आए तो गामा पहले से एक और आया प्लस में, तो 2 गामा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो जाएगा तुम लोग का इक्वेशन नंबर 6। ठीक है ना? 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है ना? इसके बाद कुछ नहीं करना है। देखो, हम लोग के पास अल्फा का भी वैल्यू है, बीटा का भी वैल्यू है और गामा का भी वैल्यू है। बस यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ले लिए होगे, ठीक है ना? अच्छे से कॉपी कलम लेकर के लिखते चलो साथ में, क्योंकि बोर्ड उतना बड़ा है नहीं कि मतलब सब चीज़ एक बार में लिखें। बोर्ड तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अगर करने जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ से आ गया इक्वेशन क्या, 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि पुट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में हम क्या कर रहे हैं ना कि अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये है इक्वेशन 6 ना, तो लिखो ये हो गया तुम्हारा 2, पूछेगा गामा का वैल्यू बताइए, तो गामा का वैल्यू एम के माइनस एम के अपॉन माइनस आर, एम के अपॉन माइनस आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू एम के अपॉन माइनस आर। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इक्वल टू अल्फा चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, एम के अपॉन माइनस यू, तो अल्फा हो जाएगा तुम्हारा एम के अपॉन माइनस यू। कोई दिक्कत। फिर क्या तुम्हारा प्लस में है बीटा, तो प्लस में लिखेंगे एम के अपॉन क्या बीटा का वैल्यू, तो बीटा एम के अपॉन माइनस भी, तो यहाँ पे लिख देंगे एम के अपॉन माइनस भी। अरे बोलो क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से तुम्हारा दिख रहा होगा कि एम के सब कॉमन है ना, यहाँ से तुम कॉमन लेकर के इसको क्या कर दे सकते हो, कट कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से माइनस भी तुम कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और उस माइनस से इसको काट को दो, तो माइनस भी काट देते हैं, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया। तुम लोग का इक्वेशन क्या बन के आ गया, तो इक्वेशन आ गया तुम्हारा 2 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन भी। दिख रहा है ना ये, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जो तुम्हारा r का वैल्यू होता है वो 2f के बराबर होता है। क्लियर है ना। जो r का वैल्यू होता है वो क्या होता है तुम्हारा 2f के बराबर होता है, ठीक है ना। जो r का वैल्यू होता है वो तुम्हारा 2f के बराबर होता है। क्लियर है ना। तो हम लोग चूंकि क्या जानते हैं कि r का जो वैल्यू होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है r/2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर हम r का वैल्यू लिखेंगे तो ये तुम्हारा 2f के बराबर हो जाएगा, r का वैल्यू 2f के बराबर हो जाएगा ना। तो जहाँ पे r दिखेगा वहाँ पे 2f लिखेंगे, तो ये तुम्हारा r है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2f लिख देंगे। तो इक्वेशन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा 2 अपॉन r की जगह पे क्या लिखेंगे 2f, r के जगह पे 2f लिखेंगे ना, और इक्वल टू में आ जाएगा तुम्हारा 1/u प्लस 1/v। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली हम लोग का इक्वेशन आ गया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और ये जो तुम्हारा इक्वेशन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछेंगे कि एफ क्या है तुम्हारा, तो एफ के बारे में बोलेंगे कि यह है फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकल लेंथ है। पूछेंगे कि भी क्या है, तो भी है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस। क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्लियर है ना। पूछेंगे यू क्या है, तो यू है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। यू क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे जो जो एजम्पशन है ना, मतलब ये फॉर्मूला हर जगह पे लगाना है, तो ये फॉर्मूला हर जगह पे लगाना नहीं है। तो लगाना कहाँ पे है, तो लिखेंगे देखो सबसे पहला स्टेटमेंट जब शुरू किए थे तभी यहाँ पे हम देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए हैं। क्या लिए हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है वो वैलिड किसके लिए है, तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है। दूसरा पॉइंट, दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रे, दिख रहा है ना नीचे, हाँ, पैरेक्सियल रे एंड मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, मिरर ऑफ, हाँ दिख रहा है, ऑफ अ स्मॉल एपर्चर। क्लियर है ना। देखो 2 पॉइंट हम लिखे कि ये फॉर्मूला है लेकिन हर जगह पे लगा देना है, नहीं लगा देना, ठीक है ना। कहाँ पे लगाना है, तो सबसे पहला ये तुम्हारा वैलिड है कहाँ, यानी वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है ना। दूसरा कि ये कहाँ पे वैलिड होगा तुम्हारा, पैरेक्सियल रे के लिए या फिर स्मॉल एपर्चर के लिए। क्लियर है ना। अब देखो समझना बात को, तो क्वेश्चन उठता है कि सर जब हम लोग 9th-10th कर रहे थे तो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता था लंबा लंबा, ठीक है ना, उस पर भी तो इसको लगा देते थे। एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट होता था उस पर भी तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते थे, तो क्यों लगा देते थे, ऐसा क्या हो जाता था, ठीक है ना। क्योंकि ये फॉर्मूला को तो आप बोले कि बस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे वैलिड है, तो देखो उस केस में क्या होता था समझना अच्छे से। इसी ये तुम्हारा कोई मिरर है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे तुम कोई चीज़ का मान लो ये इमेज यहाँ पे बना, तो देखो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, ये होता पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। होता क्या है कि ये जो तुम्हारा पॉइंट है मिरर का सबसे ऊपर वाला पार्ट, मान लो ये तुम्हारा ए है और बी है, तो ए का जो है ना यहाँ पे ए डैश बना ये पॉइंट का, ठीक है ना। फिर ये जो तुम्हारा बी है उसका नीचे बनेगा, इसके जस्ट नीचे का पॉइंट होगा यहाँ पे बनेगा, इसके जस्ट नीचे। मतलब होता क्या है ना कि जब तुम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लोगे ना तो सारा पॉइंट इस तरह से एडजस्ट कर लेता है खुद से, है ना, कि पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तब हम करते क्या है कि इसको यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्लियर है ना। लेकिन रियल में पूछा जाए कि फॉर्मूला कब वैलिड है, तो बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। और किसके लिए, तो पैरेक्सियल रे के लिए। किसके लिए, पैरेक्सियल रे के लिए, ठीक है ना। एक बात और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना कि ये जो तुम्हारा फॉर्मूला कभी भी लगाओगे ना, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला यू वी एफ, या फिर अगर कहीं कहीं पे आर भी यूज हो जाता है, इज टेकन विथ इट्स साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, समझ रहे हो हम बोले क्या। हम ये बात को बोले कि अगर तुम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना तो उसमें क्या करना कि जो तुम्हारा यू भी और एफ है, देखो यहाँ चूंकि आगे में हम साइन कन्वेंशन यूज किए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब तुम रखना ना वैल्यू, तो क्या करना कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एफ यू भी का वैल्यू पुट कर देना। क्वेश्चन उठता है कि सर आगे साइन कन्वेंशन यूज कर दिए तो फिर यहाँ पर किस लिए जरूरत है, तो यहाँ पे इसलिए जरूरत है ना क्योंकि देखो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का तो साइन हमेशा निगेटिव होता है, ये बात तो तुम लोग को पता होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा ना वो तुम्हारा मिरर की इधर भी बन सकता है उधर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसको लेकर के साइन का थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो इससे अच्छा क्या है कि तुम यहाँ पे गलती ना हो इसके लिए क्या करो कि यू भी एफ, या फिर एफ की जगह पे आर भी आ सकता है, कभी भी यहाँ पे आ सकता है ना, एफ की जगह r/2 यानी 2/r भी इक्वेशन में हो सकता है, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए क्या करो कि तुम साइन कन्वेंशन लेकर के आगे बढ़ो। क्लियर है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर बोर्ड दे रहे हो तो पूरा डेरिवेशन आना चाहिए तुमको, और डेरिवेशन में कुछ नहीं है, देख लिया अभी, ठीक है ना। दूसरा बात समझना बात को कि ये फॉर्मूला तो याद रहना ही है कि 1/f = 1/v + u, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं है कि मतलब उसको यूज कहाँ पे करना है। अगर ये पता है ना तुम लोग को कि यूज कहाँ पे करना है वो अच्छा बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो फॉर्मूला को यूज कहाँ पे नहीं करना है। जैसे ये फॉर्मूला है कहाँ पे यूज होगा, हमेशा जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तब, पैरेक्सियल रे रहेगा तब। अब मार्जिनल रे दे देगा तो वहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, समझे बात को। तो ये सब तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। और ये सब जितना भी पॉइंट है ना वो हर जगह पे, चाहे हम उसको कॉनकेव मिरर से प्रूव करें या फिर कॉन्वेक्स मिरर से प्रूव करें, हर जगह पे क्या होगा तुम्हारा वैलिड होगा। क्लियर है ना। तो इसका अगर एग्जाम में डेरिवेशन आए तो आराम से कॉनकेव मिरर से क्या कर सकते हो तुम, प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हम तुमको कॉन्वेक्स मिरर से भी प्रूफ करके दिखाते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो ठीक है, वो आएगा होगा ना समझ में। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि अब जो हम लोग का मिरर फॉर्मूला है ना उसको कॉन्वेक्स मिरर से प्रूफ करते हैं,
ठीक है ना। तो जितना लंबा डिटेल में हम लोग कॉनकेव मिरर से किए उतना इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, बस इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर भी वही एजम्पशन रहेगा कि अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, जो तुम्हारा मिरर है उसका अपर्चर क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। अब समझना बात को कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक, फिर से वही काम, देखो यहाँ से दो रे मिलना चाहिए ना इमेज बनने के लिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, यहाँ पे भी एजम्पशन में ही आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब देखो एक रे ऐसे गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे, कोई क्वेश्चन उठेगा सर ऊपर क्यों, ठीक है ना। तो देखो ये तुम्हारा मिरर है, तो यहाँ से जब स्फीयर बनाओगे तो ऐसे हो जाएगा ना, तो इसका सेंटर यहाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर के एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, जो इसके बीच से गया, तो ये एंगल आई, तो ये वाला एंगल आर, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये एंगल क्या है तुम्हारा थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्लियर है। अब समझना बात को कि जैसे वहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल अल्फा बन रहा था, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा लिए हैं, जो इमेज से जो रे आ रहा है उसके साथ बीटा लिए हैं, और जो ये तुम्हारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे गामा लिए हैं, ठीक उसके जैसा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा बीटा और गामा उसमें जैसे वैल्यू निकाले थे वैसे निकालते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा के, याद है ना, यहाँ पे क्या आया था के, और खास बात क्या था कि जो तुम्हारा P और K था, P और K था, ये दोनों क्या कर गया था तुम्हारा, कोइंसाइड कर गया था, क्या कर गया था, कोइंसाइड कर गया था, मतलब कि जहाँ पे K है वहाँ पे P लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाला फिर से हम पॉइंट M लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे, क्लियर है ना। तो पहले tan अल्फा लिखते हैं, हम लोग को पता है कि जो तुम्हारा अल्फा हो जाएगा वो tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, क्यों क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा और जो तुम्हारा गामा है वो क्या तुम्हारा वेरी वेरी स्मॉल है ना, दिख रहा है ना रे, जो तुम्हारा अल्फा बीटा और गामा है वो क्या तुम्हारा बहुत बहुत छोटा है ना, तो अल्फा tan अल्फा के बराबर, जो तुम्हारा बीटा होगा वो tan, मतलब उल्टा लिख रहा है, tan अल्फा जो होगा वो अल्फा के बराबर, tan बीटा जो होगा वो बीटा के बराबर, और जो तुम्हारा tan गामा होगा वो गामा के बराबर, क्लियर है ना। ये बात तो हो जाता है जब अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटा होता है। तो हम लोग tan अल्फा लिखे हैं, देखो यहाँ से tan अल्फा लिखेंगे ये वाला ट्रायंगल में OMK में, OMK में, जब तुम ट्रायंगल OMK में आओगे तो tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा MK अपॉन क्या, ओके, MK अपॉन ओके। तो यहाँ से tan अल्फा की जगह पे हम डायरेक्ट अल्फा लिख रहे हैं, तो अल्फा के वैल्यू कितना, MK अपॉन ओके, ये वाला, ठीक है ना। तो MK के जगह पे तो MK लिखते हैं हम, ठीक है ना। अब पूछेंगे कि OK का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि K पॉइंट P पे ही होता है, तो O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारा U है ना, ठीक है ना, ये क्या है तुम्हारा U है। यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन भी लेते चलते हैं, ठीक है ना। तो U का डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव या निगेटिव, तो देखो इंसिडेंस रे ऐसे, इंसिडेंस रे का डायरेक्शन इधर ना, और तुम डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हो, पोल से इंसिडेंस रे इधर आ रहा है और तुम डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हो, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे माइनस U, MK अपॉन माइनस U। उसी प्रकार अगर तुम बीटा का वैल्यू लिखोगे तो बीटा हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये वाला ट्रायंगल में MKI में, तो K की जगह तो P भी लिख सकते हो ना, MKI में आओगे तो tan बीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या तुम्हारा MK अपॉन, नीचे में ये वाला डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, और इसका वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव लेंगे, V को पॉजिटिव या निगेटिव। तो देखो ये तुम्हारा पोल है, इंसिडेंस रे भी इधर आ रहा है, ठीक है ना, और डिस्टेंस भी पोल से आई के तरफ इधर ही मेजर कर रहे हैं ना। और शॉर्टकट में हम तरीका बताए थे कि अगर लेफ्ट साइड रहा तो निगेटिव और राइट साइड रहा तो पॉजिटिव। देखो ये तुम्हारा पोल के राइट साइड है, कौन सा डिस्टेंस लेंगे, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम सिर्फ V लिखेंगे, ठीक है ना। अगर इसी प्रकार हमको गामा को लिखना होगा तो याद करो MK अपॉन क्या हो जाएगा, गामा यहाँ से ना, तो MK अपॉन ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस क्या है तुम्हारा R है, तो R भी तो पॉजिटिव होगा ना, P के राइट साइड है तो R भी पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये तुम्हारा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे एक बात और जिक्र कर देते हैं कि हेयर साइन कन्वेंशन
कन्वेंशन इज अप्लाइड। ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिए हम, माइनस यू लिखे हैं ना, यहाँ भी लिखे, यहाँ पे आर लिखे, तो साइन कन्वेंशन तो अप्लाई हो गया ना। अब देखो अल्फा बीटा गामा निकाल लिया, अगर हम किसी तरह अल्फा बीटा और गामा में अगर रिलेशन निकाल ले तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो ये तुम्हारा अल्फा और ये है तुम्हारा गामा। देखो तो अगर ये वाला ट्रायंगल में आओगे, एम यहाँ पे एम ओ और ये सी, एम ओ सी, ये वाला ट्रायंगल में आओगे तो देखो तो ये तो तुम्हारा थीटा है, ये एक्सटर्नल एंगल है। इन ट्रायंगल क्या है, एम ओ सी, एम ओ सी। जब इसमें आओगे तो ये जो तुम्हारा थीटा है एक्सटर्नल एंगल है, और ये बराबर क्या, ये ट्रायंगल में, ये वाला में, ये एक्सटर्नल एंगल तो अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ पे लिखोगे थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 2। उसी प्रकार देख लो ये जो तुम्हारा ये अगर तुम्हारा थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी ये थीटा हो जाएगा। अरे बोलो ये थीटा है तो ये वाला होगा ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल जिसको बोलते हो, तो ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा थीटा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ जो ये तुम्हारा बीटा बना, ये ट्रायंगल में आओ एम सी आई में, इन ट्रायंगल एम सी आई, जब ट्रायंगल एम सी आई में आओगे तो देखो तो यहाँ पे बीटा एक्सटर्नल एंगल है तो ये थीटा प्लस गामा हो जाएगा, तो लिखेंगे बीटा इक्वल टू थीटा प्लस क्या गामा। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा बीटा माइनस गामा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यानी इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को जैसे ही मिलाओगे तो देखो थीटा का वैल्यू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, और ये बोला कि ना थीटा का वैल्यू बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, गामा को इधर लिया है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अरे बोलो ठीक है ना, ये गामा को इधर ले आए तो 2 गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो 2 गामा इक्वल टू क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग के पास सब चीज बन के तैयार हो गया, अल्फा बीटा गामा भी पता हो गया और तीनों में रिलेशन भी आ गया। ठीक है ना, तो चलो अब आगे बढ़ करके इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा तुम लोग का। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, ले लेना। ठीक है ना, देखो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2 के जगह पे 2 लिखते हैं, गामा के जगह पे क्या लिखेंगे, तो गामा के जगह पे लिखेंगे एम के अपॉन आर, एम के अपॉन आर। ठीक है ना, इक्वल टू में बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे एम के अपॉन भी, एम के अपॉन भी माइनस, और अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे, तो अल्फा के जगह पे एम के अपॉन माइनस यू, एम के अपॉन माइनस यू। ठीक है ना, चलो अब इसको लिखो। ये तुम्हारा एम के कॉमन है, कट जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन बी, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू। आर के जगह पे क्या लिख सकते हो 2f, याद है ना, 1/v प्लस 1/u, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया किस में, यहाँ से देख लो आगे 1 ये हो गया ना 1/f, तो ये हो गया तुम्हारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, देखो फिर से वही फॉर्मूला आ गया। मतलब ये क्या है कि कॉनकेव मिरर से भी किए तो यही फॉर्मूला, कॉन्वेक्स मिरर से भी किए तो यही फॉर्मूला। मतलब कि ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला है, क्या तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। और ये किसके लिए है, फॉर स्फेरिकल मिरर, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, किसके लिए है, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो आंख बंद करके स्फेरिकल मिरर के लिए ये लगा सकते हो। और जो एजम्पशन हम वहाँ पे बताए ना कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है, और फिर तुम्हारा मिरर का अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, वो सब यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा। यहाँ भी हम यू वी एफ का जो वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना, ये प्रॉपर साइन के साथ आना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। क्लियर है ना, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये सब आना चाहिए। कितना टाइम हुआ, 7 मिनट, 60 मिनट, चलो 2 मिनट। क्लियर है ना। तो अब तुम लोग बोल रहे होगे कि सर तो प्लेन मिरर के लिए फिर नहीं आता है, मतलब मिरर फॉर्मूला नहीं होता है। तो देखो जो तुम्हारा प्लेन मिरर है ना वो स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है। क्लियर है ना, इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको आगे थोड़ा सा जल्दी निपटा देते हैं। ठीक है ना,
बताए होंगे तुम लोगों को कि जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है। जैसे समझना बात को, जैसे क्या है कि जैसे ये मान लो तुम्हारा कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना। अब इसको में से कोई प्लेन मिरर तुमको काटना होगा ना, तो यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। तो देखो जब बहुत छोटा सा कट करेंगे ना, तो ये वाला लाइन तुम्हारा स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, ठीक है ना। तो अगर तुम कोई प्लेन मिरर अगर ले रहे हो, तो यहाँ से तुमको इस प्रकार का ये स्फेरिकल मिरर होगा ना, इतना बड़ा स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि प्लेन मिरर है तो ये तो तुम्हारा कोई स्फेयर का ही पार्ट होगा ना, तो इससे लेकर के तुमको इतना बड़ा स्फेयर बनाना पड़ेगा ना कि ये वाला पार्ट तुम्हारा कर्व जैसा ना दिखे, स्फेयर दिखे। जैसे देखो ये तुम्हारा छोटा सा एक सर्कल हम बनाए हैं ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से तुम अगर इससे तुम स्फेयर बना सकते हो आसानी से, ऐसे ऐसे घुमा दोगे और ये ऐसे ला करके मिला दोगे, नहीं ये है तुम्हारा ऐसे ऐसे, ये छोटा है तुम्हारा, यहाँ से ऐसे 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 गया और ये घूम करके देखो तो पता चल रहा है कि कर्व मतलब स्ट्रेट है, नहीं है। उसी प्रकार जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है बड़ा बड़ा होता है, तो इसको इतना बड़ा स्फेयर से काटा जाता है ना, इतना बड़ा स्फेयर से काटा जाता है कि ये तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन इतना बड़ा है ना, वो कर्व जैसा नहीं दिखता है। क्लियर है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर जो है तुम्हारा, ठीक है ना, जो तुम्हारा प्लेन मिरर है वो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर से ही निकला है, ठीक है ना। लेकिन खास बात क्या होता है कि जो तुम्हारा प्लेन मिरर है वो निकला तो स्फेरिकल मिरर से है, लेकिन जिस स्फेरिकल मिरर से वो निकला है ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होगा। क्योंकि देखो इतना बड़ा है तब इतना बड़ा सर्किल, थोड़ा सा और बड़ा किए तो और बड़ा सर्किल, थोड़ा सा और बड़ा किए और बड़ा सर्किल। मतलब यह है कि अगर प्लेन मिरर बना तो उसमें जो स्फेयर का रेडियस होगा बहुत बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा कहाँ तक नहीं बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि उसका जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होगा। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट तो फोकल लेंथ भी कितना, इनफाइनाइट। अब देखो इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला से रिलेट कर देते हैं, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/b प्लस 1/u। अब देखो इसका फोकल लेंथ ही इनफाइनाइट हो गया, तो 1/इनफाइनाइट का वैल्यू कितना 0 इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इसको इधर भेजो तो आ जाएगा तुम्हारा b इक्वल टू -u। बताओ तो प्लेन मिरर में ये रिलेशन नहीं देखे थे हम लोग कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे f में रिलेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे f का रिलेशन, f का जो वैल्यू है फिक्स है, कितना इन्फिनिटी। प्लेन मिरर के लिए लिख लेना कि प्लेन मिरर के लिए जो f का वैल्यू होगा वो होगा तुम्हारा इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा इन्फिनिटी कांस्टेंट वैल्यू हो गया ना। तो यही से रीजन है कि प्लेन मिरर में तुम्हारा बस u और v के बीच में रिलेशन आता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। माइनर डायरेक्शन क्या बताता है, उसका पोजीशन, ये इस साइड होगा और वो उस साइड होगा। क्लियर है ना बात। तो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर से तुम प्लेन मिरर को भी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आज का पूरा लेक्चर अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। अच्छा से 1-2 बार वीडियो को देखोगे, एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से देखोगे सब चीज़ समझ में आएगा। और बाकी सब बस तुम लोग वैसे ही बस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट दो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ और क्या करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और बाकी सब नोट्स बनाते चलो, हम किसी भी टाइम नोट्स मतलब खुद से बनाओ, ठीक है ना। अगर मन रहेगा तो नोट्स अपलोड कर सकते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। प्रॉब्लम ये है कि जब हम नोट्स ऐड करेंगे तो तुम लोग फिर उतना पढ़ोगे नहीं मन से, ठीक है ना। तो वीडियो का मतलब हर एक सेकंड पर उसको मतलब देखो, नोट्स बनाओ, सब चीज़ तो मतलब पूरा डिटेल में लिखते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कल नहीं आया था वीडियो, इसके पीछे रीज़न ही था कि मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मोबाइल ख़राब हो गया था, ठीक है ना। आज जैसे तैसे मोबाइल बनवाए हैं तो आज वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जल्द तुम लोग का सपोर्ट रहा तो कैमरा वगैरह सब चीज़ लगवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।